नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में आज का लेख दिया हुआ है, कुदरत के साथ बिगड़ता संतुलन। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या दिया है कि पराधीन रहना सबसे बड़ी कायरता है। वह मनुष्य हमेशा दुखी रहता है और आसानी से अपना कल्याण नहीं कर सकता है जो दूसरों पर क्या हो तो आश्रित हो। तो देख लेते हैं क्या है आज का जो लेख है। ये GS3 से संबंधित है, GS3 और एसे से संबंधित है, एसे से संबंधित है। तो ये आ जाता है लेख, ऐसे निबंध लिखने के लिए आ जाते हैं। RO और PCS में ऐसे जो निबंध है लिखने के लिए आ जाते हैं, जलवायु परिवर्तन से लगभग आ जाते हैं ऐसे लिखने के लिए। तो देख लेते हैं कुदरत के साथ बिगड़ता संतुलन। तो जिस तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है वैसे पहले नहीं था। आज तो साफ साफ दिखने लगा है कि इससे हमारे भोजन पानी तक की पूरी व्यवस्था प्रभावित है। तो जब जलवायु परिवर्तन होगा तो भोजन पानी तक पूरी व्यवस्था पर क्या होगा तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। कृषि पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पड़ रहा है, तो कृषि पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पड़ रहा है। अब तो प्रकृति का बदलता स्वभाव सबको साफ समझ आने लगा है। हालांकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन यकीनन किस्से कहानियों से लगती है। जब गांव में खपरेल के कच्चे मकान होते थे और चारपाई पर घरों के बाहर गहरी और बेफिक्र नींद सोते थे, न मच्छर का डर न बजबजाती नालियों की बदबू। मगर 2-3 दशक में ही सब कुछ तेज़ी से बदल गया। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें, घरों की पतली सीमेंट की दीवारें और इनके जल्द ठंडे या गर्म होने से कमरे के अंदर का हर दिन बदलता तापमान, तपते आंगन, तलवे जलाती कंक्रीट की सड़कें और घरों के सामने बजबजाती नालियाँ, भिनभिनाते मच्छर मक्खियाँ, इस विकास के नाम पर बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर में पहुंचकर हम इतराएं, घबराएं या सिर धुने। ये लेखक है जो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, एक निबंध जब लिखा जाता है तो प्रश्नवाचक आप शुरू में ही उसको इंट्रो में ही कुछ प्रश्न भी पूछ करके हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो इससे हम लोग को सीखने को ये मिला। मगर विडम्बना है कि सारा कुछ जलवायु परिवर्तन के सिर पर मढ़कर बेफिक्री की चादर ओढ़े ऐसी कूलर और मच्छरदानी के अलावा के अंदर कैद होकर भी नहीं समझ पा रहा है कि प्रकृति के जिस बदलाव को हमने देखा है वह किसकी देन है। संकट में कौन है, पृथ्वी, आसमान, पाताल, इंसान या सभी। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, इसका असर जलवायु पर कितने व्यापक तरीके से बढ़ रहा है सब सामने है। हर वर्ष बदलता मौसम, समुद्र का बढ़ता स्तर, बर्फ का लगातार पिघलना, लू, भारी बारिश आदि, तूफान, तड़ित जंजा और दावानाल जिसमें पहाड़ियों के जंगल क्या हो रहे तो धड़क उठते हैं। लगता है कि प्रकृति अपने रौद्र रूप में आ गई है। मगर हम यह क्यों नहीं विचारते कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि तपिश जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं पूरी तरह मानवजनित है। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसें ही गर्मी को रोकने वाली गैसों का एक प्रकृति प्रदत्त आवरण है। इसकी तुलना उस कंबल से की जा सकती है जो पृथ्वी को उतना ही गर्म रखती है जितना ज़रूरत है। मगर जब यह दूषित हो जाएगी तो संतुलन तो बिगड़ेगा ही। ग्रीन हाउस गैसों के संतुलन का यह आवरण जितना डगमगाएगा या दूषित होगा, ग्लेशियर भी उतने ही पिघलते जाएंगे, जो अब अक्सर दिखने लगा है। जिस तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है वैसे पहले नहीं था। आज तो साफ साफ दिखने लगा है कि इससे हमारे भोजन पानी तक की पूरी व्यवस्था पर प्रभावित है। इससे तो कृषि पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पड़ रहा है। शहर चंद हफ्तों के लिए गैस चेंबर में बदल जाते हैं। हमारी यह प्रवृत्ति पारिस्थितिक तंत्र के साथ हमारी मानव प्रणालियों के पतन का भी कारण बनेगी। लेकिन हम हैं कि निश्चिंत बैठे हैं। ऐसा कब तक चलेगा और क्यों चले? हम अपनी भावी पीढ़ी के साथ ही भी यह अपराध कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सतत विकास है उससे संबंधित यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सतत विकास का डिफिनीशन होता है कि हम ऐसा कुछ खर्च करें ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ बचाया जा सके। तो देखिए दिया है कि ऐसा कब तक चले और क्यों चले। हम अपनी भावी पीढ़ी के साथ भी अपराध कर रहे हैं। जन्मे अजन्मे और गर्भस्थ संतानों को भी पता भी नहीं है कि वह हमारे प्रकृति विरुद्ध अपराध के वातावरण में इस धरती पर है या होंगे और बेकसूर होकर भी भुगतेंगे। केवल मानव नहीं, जानवर भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका क्या कसूर? उन्होंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी सजा भुगत रहे हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पर आने वाले ध्रुवीय भालू अब बर्फ पिघलने के कारण जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे ही अनेक पशु पक्षी वनस्पतियां संघर्ष कर रही हैं जो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। सभी का संतुलन बुरी तरह बिगड़ता है। तापमान और नमी में लगातार बदलाव के कारण कुछ प्रजातियां रहने के लिए नए स्थानों की तलाश में पलायन कर रही हैं, तो कई के वंशज भी नष्ट हो जाते हैं। कई बदले वातावरण में जिंदा नहीं रह पाते। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी जीव या वनस्पति कहीं भी समायोजित हो जाए। अभी चंद हफ्तों पहले संयुक्त अरब अमीरात की
चकाचौंध को बाढ़ में डूबते दुनिया ने देखा जब शहर दुबई ज़बरदस्त बारिश की चपेट में था। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में केवल 24 घंटे की लगातार बारिश ने ही लोगों को प्रकृति के साथ छेड़खानी का मजा चखा दिया। दरअसल यह बारिश कोई प्राकृतिक नहीं थी। क्या है तो ये प्राकृतिक नहीं थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि क्लाउड सीडिंग की दुष्परिणाम है, तो कुछ जलवायु परिवर्तन के चलते मानते हैं। कारण कुछ भी हो लेकिन यह प्रकृति विरुद्ध विकृति का यह क्या है तो नतीजा है। संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानी इलाकों का पारिस्थितिकी तंत्र बीते 30 वर्षों में काफ़ी बिगड़ गया है। यहाँ पर बहुतायत में रेत के भूरे टीले होते थे जहाँ बारिश का पानी जमा होता था। बड़े बड़े रिहायशी और व्यावसायिक इमारतें बनाने के चक्कर में इन टीलों को खत्म किया जा रहा है और शहर में नए कृत्रिम हरित क्षेत्र बन रहे हैं, जिससे रेगिस्तान का पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह गड़बड़ हो गया है। प्रकृति के प्रकोप को भारत में भी न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं और लगातार हो रही हैं। पूर्वोत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं तो पश्चिम में लंबी तट रेखा से घिरे हमारे देश का लगभग पूरा भौगोलिक क्षेत्र किसी न किसी प्रकार के जलवायु परिवर्तन से क्या है तो प्रभावित है। देखिए पूर्वोत्तर में देखा जाए तो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जैसे कि लद्दाख है, काराकोरम है, जास्कर है, ठीक है, और तमाम जो पर्वतें हैं वही पश्चिम में लंबी तटरेखा से घिरे हमारे देश का लगभग पूरा भौगोलिक किसी न किसी प्रकार के जलवायु परिवर्तन से क्या है तो प्रभावित है। यह भी सच है कि 80% से अधिक लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो जलवायु परिवर्तन से उपजी आपदाओं से हर समय घिरे रहते हैं। बारिश का बदलता ढर्रा, बढ़ता तापमान, भूजल में गिरावट, तेज चक्रवात, पिघलते ग्लेशियर, समुद्र का बढ़ता दायरा भविष्य में आजीविका के लिए बड़े संकट के रूप में मुँह बाए खड़ा है। यह न केवल हमारी खाद्यान्न व्यवस्था बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। आज भले शहर और गांव की आबादी को अलग अलग देखा जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि शहरी आबादी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में सबसे ज़्यादा है। आधुनिक कहे जाने वाले शहर और महानगरों की पोल पहले ही बारिश में खुल जाती है। लगातार नहीं है कि यह सब अनियंत्रित तथा कथित विकास की देन है जो विनाश को निमंत्रण है। नदियों का रात दिन छलनी होता सीना अनवरत जारी, प्राकृतिक संपदाओं का उत्खनन बिना भूजल संरक्षण के केवल जल दोहन, गिट्टी और मुरूम के टूटते पहाड़, जंगलों की बेखौफ कटाई, वाहनों कल कारखानों से निकलता जहरीला धुआं, पर्यावरण विरोधी गैसों का बेरोक टोक उत्सर्जन क्या हो रहा है तो घातक हो रहा है। मानवीय गतिविधियों से बिगड़ते जलवायु संतुलन और पारिस्थितिकी तंत्र को तत्काल गंभीरता से लेना होगा। हर किसी को अपने अपने प्रयासों से ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा, वरना देर हो जाएगी। भविष्य के विनाश की पटकथा लिखकर विकास की झांकी सजाना कितना उचित है। देखा जाए तो बस शहर, गांव, जंगल और पहाड़ के वातावरण को महसूस कर, करीब से समझकर जो ज़्यादा अच्छा लगे उसे अपने घर आंगन में उतारने की हर एक ईमानदारी कोशिश ही पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक अच्छी पहल और भावी पीढ़ी के लिए वरदान हो सकती है। पूर्वोत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं तो पश्चिम में लंबी तटरेखा से घिरे हमारे देश का लगभग पूरा भौगोलिक क्षेत्र किसी न किसी प्रकार जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। यह भी सच है कि 80% से अधिक लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो जलवायु परिवर्तन से उपजी आपदाओं से हर समय घिरे रहते हैं। बारिश का बदलता ढर्रा, बढ़ता तापमान, भूजल में गिरावट, तेज चक्रवात, पिघलते ग्लेशियर, समुद्र का बढ़ता दायरा भविष्य में आजीविका के लिए बड़े संकट के रूप में मुँह बाए खड़ा है। यह न केवल हमारी खाद्यान्न व्यवस्था बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। तो आज के लेख में यही दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।